बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान तज्ज्ञ बहुजन नेते ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेशजी माने साहेब आज औरंगाबाद जिल्हा दौऱ्यावर मराठवाडा स्तरीय बैठकीला या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मीटिंगच्या तत्पूर्वी आपण या ठिकाणी पत्रकार परिषद घेत आहोत. मी पत्रकार बांधवांना अशी विनंती करतो की आपण पत्रकार परिषदेला सुरुवात करावी. पहिल्यांदाच औरंगाबादमध्ये आपण पत्रकार परिषदेच्या निमित्तानं भेटतोय. बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या वतीनं जरी आम्ही राज्यामध्ये महाआघाडीचा घटक पक्ष असलो तरी ज्या पद्धतीनं केंद्र आणि राज्य सरकार जे धीम्या गतीनं अनेक फ्रंटवरती काम करते किंवा काही ठिकाणी काम करत नाही, या बाबतीमध्ये एक जनसमर्थन मोठ्या प्रमाणात निर्माण करावं, जनमताचा रेटा निर्माण करावा आणि त्या माध्यमातून सरकारला, राज्य असेल केंद्र असेल, काही निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडावं, या हेतूनं पक्षाच्या वतीनं 50 दिवसाची जनसंघर्ष यात्रा संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जिल्ह्यामध्ये, म्हणजे अगदी गडचिरोलीपासून सावंतवाडी सिंधुदुर्गपर्यंत आणि नंदुरबार धुळे इकडूनपासून ते अगदी नांदेडपर्यंत ही सगळ्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जात आहे. त्याचं नियोजन कार्यक्रम आहे. आज त्याची मराठवाड्याची बैठक आहे. या जनसंघर्ष यात्रेमध्ये प्रमुख 12 मुद्द्यांचा आम्ही समावेश केलेला आहे, जे राज्यातील जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नाशी संबंधित आहेत. उदाहरणार्थ, राज्यामध्ये समतोल विकास व्हावा असं अनेक अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे आणि विशेषतः समतोल विकास म्हटलं की मराठवाड्याची ती पहिली गरज आहे. कारण मराठवाड्यामध्ये मराठवाडा वैधानिक महामंडळासारखी महामंडळ तर आली, परंतु त्या महामंडळाची आकडेवारी पाहिली तर मूलभूत पायाभूत सुविधांचा देखील अनुशेष पाहिला, बॅकलॉग पाहिला, बजेटमधल्या तरतुदीचा बॅकलॉग पाहिला, तर महाराष्ट्रामध्ये विकास होतोय तर तो काही जिल्ह्यांचा होतो, काही भागाचा होतो आणि काही भागाकडे दुर्लक्ष होतं. त्याला त्या प्रमाणात न्याय दिला जात नाही. त्याचा परिणाम त्या सर्वसाधारण जनमानसावरती होतो. त्यामुळे राज्याचा समतोल विकास झाला पाहिजे, हा जसा मुद्दा आहे तसं ओबीसी जनगणना हा एक ज्वलंत मुद्दा आहे की मराठा आरक्षणाची चर्चा होत असताना ओबीसी आणि मराठ्यांची नेमकी आकडेवारी किती आणि त्यामुळे या दोघातल्या आरक्षणाचा हिस्सा किती याच्यावरून वाद निर्माण होत असताना जर मराठा समाजाची आकडेवारी तुम्हाला गायकवाड कमिशनच्या माध्यमातून उपलब्ध आहे, तर मग ओबीसींची आकडेवारीची तुम्ही शासनाकडे असेल तर त्यांनी घोषित करावी, नसेल तर ती जनगणना करावी. ही ओबीसी मागणी मान्य करायला काही आर्थिक बजेटची तरतुदीची गरज नाही. तसंच की मराठा आरक्षणासाठी आज सर्वजण आक्रमक आहेत, उत्साही आहेत, आग्रही आहेत, चांगली गोष्ट आहे. मराठ्यामध्ये देखील सर्व मराठा वर्ग काही सधन आणि सत्ताधारी आहे असं अजिबात आम्हीही मानत नाही. त्यांच्यामध्ये पण गरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समाज घटक आहेत. पण आरक्षण धोरण काही दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही, ज्याला आपण अर्थशास्त्रीय भाषेमध्ये आम्ही पॉवर्टी ॲलिव्हेशन प्रोग्रॅम म्हणतो. तर आरक्षण हे काही पॉवर्टी ॲलिव्हेशन प्रोग्रॅम नाही आहे. तो सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या ज्यांच्यावरती अस्पृश्यता, भेदाभेद, जातीभेद असे अन्याय ज्यांच्यावरती झाले त्यांना संविधानामध्ये आरक्षणाची तरतूद एक कॉम्पन्सेशनचा भाग म्हणून, एक राष्ट्रीय करार म्हणून दिलेला आहे. त्यामुळं एकंदरच राज्यकर्त्यांची धोरणं आरक्षणाच्या बाबतीत योग्य की अयोग्य ही देखील बाब तपासण्याची वेळ आहे. अशा वेळेला महाराष्ट्रामध्ये मुस्लिमांसाठी शैक्षणिक आणि सामाजिक निकषावरती मुस्लिम धर्मीय म्हणून नाही तर मागासवर्गीय म्हणून 5% आरक्षणाला महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालयानं यापूर्वी मान्यता दिलेली आहे.
पण त्याच्याविषयी अगदी MIM-सुद्धा तोंड उघडत नाही आणि बाकीचे पक्ष देखील तोंड उघडत नाहीत. पण BRSPचा हा एक अजेंडा आहे. याच्याशिवाय अनेक गोष्टी आहेत की आता कोरोनामुळे NRCच्या विरोधातलं धोरण थोडं थांबलेलं आहे, पण मोदी सरकार हा अजेंडा कोरोनाचं हे जे वादळ आहे ते शमेल तेव्हा NRCचा अजेंडा पुढं ढकलेलच. ते NRCच्या विरोधात महाराष्ट्रामध्ये देखील खंबीरपणे भूमिका आमच्यासारखे पक्ष घेणारच आहेत. OBCचा मी मगाशी उल्लेख केला. महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये 11 कोटी भटके विमुक्त आहेत आणि त्या 11 कोटीमध्ये 1.5 कोटी जवळजवळ महाराष्ट्रामध्ये आहे. या 1.5 कोटी भटक्या विमुक्तांना तुम्ही क्रिमिलेअरची मर्यादा लावली. आता त्यांना OBCच्या ब्लॉकमध्ये टाकले तर त्यामुळं क्रिमिलेअर लागला. मग क्रिमिलेअरची मर्यादा या भटक्या विमुक्ताला लावता कामा नये आणि उलट त्यांना SC ST जो अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आहे त्याचं देखील संरक्षण मिळालं पाहिजे, अशी एक महत्त्वाची भूमिका आहे. आदिवासीच्या बाबतीत जमीन वाटप आणि त्यांचे जमीन हक्काचे पट्टे वनखात्याच्या जमिनीवरचे अशा बऱ्याच गोष्टी बोलल्या जातात. पण त्या बाबतीत 2 महिन्यापूर्वी महाराष्ट्राच्या गव्हर्नरांनी सरकारला एक आदेश काढून असं सांगितलं होतं की 3 महिन्याच्या आतमध्ये हे जे पेंडिंग कलेक्टरकडे जे दावे असतात जमिनीच्या बाबतीतचे वन हक्कावरील जमिनीवरती वसलेले आदिवासी आणि गैर आदिवासी, पण यांच्या बाबतीत देखील सरकारची धोरणं ठीक अजून कन्फर्म नाहीत. 2 दिवसापूर्वी काँग्रेसच्या सोनिया गांधी यांनी महाराष्ट्र सरकारला एक पत्र लिहिलं की SC STच्या बजेटमध्ये तरतुदीबाबत, पण तो मेमोरंडम आम्ही यापूर्वीही दिलेला आहे महाराष्ट्र सरकारला. तेही मागणी याच्यामध्ये आहे. शिवाय इतर मागण्या त्या प्रेस नोटमध्ये ज्याचा उल्लेख आहे त्यामुळं मी त्याच्याविषयी फारसं भाष्य न करता औरंगाबाद हे सध्या जे आहे तुम्ही दिलेलं आहे अगोदर दिले याच्याशिवाय द्या ना, उशीर आले त्यांना पटकन द्यायचे, हातात घेऊन थांबता का? दिले त्यांना सगळ्यांना पोहोचले सर. याच्याशिवाय ग्रामपंचायती आणि आगामी लोकल बॉडी इलेक्शन त्याच्या बाबतीत देखील मी एक प्रेस नोट दिलेली आहे. ग्रामपंचायत आपल्या राज्यात अजून काही पक्षपातीवर निवडणुका लढल्या जात नाहीत. केरळमध्ये मात्र लोकल बॉडीच्या निवडणुका एकाच वेळेला होतात बरं का, म्हणजे नगरपालिका, नगर परिषद, महानगरपालिका आणि ग्रामपंचायत. केरळमध्ये असा एक कायदा आहे की त्या सगळ्या निवडणुका एकाच वेळेला होतात आणि पक्षीय पातळीवर होतात. पण आपल्या महाराष्ट्रात तसं नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका ह्या पॅनेल पद्धतीवरतीच आहेत किंवा आघाड्या म्हणतात त्या पद्धतीवरती आहेत. तर BRSP देखील अनेक ठिकाणी आमचे काही यापूर्वी ग्रामपंचायत सदस्य आहेत, सरपंच आहेत, तर आम्ही त्याच्यात सहभाग घेणारच आहोत. राज्यात जरी महाआघाडी असली तरी अशा छोट्या इलेक्शनमध्ये काही महाआघाडी ते रूप घेत नाही, तेव्हा पॅनेल आणि आघाड्या बनवूनच या निवडणुका लढवाव्यात. परंतु BRSPची एक याच्यामध्ये भूमिका आहे. या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमुळं गावागावामध्ये वाद, गटबाजी, तंटे प्रचंड प्रमाणात वाढतात. त्यामुळे शक्यतो त्या ग्रामस्थांनी बिनविरोध कराव्यात अशा पद्धतीची आमची भूमिका आहे. विनाकारण दारू, मटण याच्यावरती पैसा बर्बाद करून गावामध्ये मारामाऱ्या करण्यापेक्षा बिनविरोध निवडणुका कराव्या अशा पद्धतीची भूमिका BRSPची आहे. या कॉर्पोरेशनमध्ये निवडून कशी जातील अशी आमची एक भूमिका असणार आहे. याचा अर्थ बाकीच्याने निवडून जाऊ नये असं नाही, ते जातील त्यांच्या पद्धतीनं, पण आम्ही आमच्यापुरतं बोलत आहोत की अशा विचाराची माणसं त्या ठिकाणी जावी. तर हे दोन्ही प्रेस नोट तुमच्या समोर आहेत. औरंगाबाद में महानगर पालिका के जल्द इलेक्शन होने वाले हैं और आप भी इलेक्शन में अपनी खिदमत करवाएंगे, तो कौन सा मुद्दा लेके उतरेंगे आप? एक तो औरंगाबाद की सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारा प्रदूषण का मामला. आपका प्रदूषण का मामला इतना भयानक है, शायद मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे बड़ा अगर शहर कोई बदनाम हुआ होगा, जिसका नाम हुआ होगा. दूसरी बात है कि ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, क्योंकि प्रदूषण का इफेक्ट तुम्हारे ड्रिंकिंग वाटर पे भी होता है. आणि औरंगाबाद शहरामध्ये झोपडपट्ट्याच्या वस्त्या जेवढ्या आहेत तिथं मूलभूत सुविधा म्हणजे एक
चांगलं पिण्याच्या पाण्याची सोय असावी, स्कूल व्यवस्थित असावं, ड्रेनेज पाईपलाईनची म्हणजे गंदगी नसावी, रोड असावेत, म्हणजे ह्या प्राथमिक अगदी मेडिकल सेंटरसुद्धा निर्माण व्हावेत याच्या मूलभूत सुविधा. काय फार हायफाय आपण काय औरंगाबाद शहराचा पुनर्जन्म घडवू असं आम्ही काही न बोलणारी मंडळी आहोत. जमिनीवरचं राजकारण करणारी मंडळी असल्यामुळं लोकांच्या जमिनीवरच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचं काम BRSP करेल. अभी औरंगाबाद शहर को मुख्यमंत्री ने 1680 करोड़ रुपया दिया विकास के लिए, और महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने इतनी निधि औरंगाबाद को दी. आपको क्या लगता है महानगर पालिका का इलेक्शन इस तरह रहेगी या सचमुच उनको विकास करना है औरंगाबाद का? ऐसा है ना कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 1680 करोड़ दिया है तो उनको शुक्रिया भी देना चाहिए कि चलो इतनी बड़ी राशि उन्होंने औरंगाबाद के लोगों के लिए दी है. अब उसका कितना सदुपयोग होता है वो समय बताएगा, नंबर 1. नंबर 2, औरंगाबाद कारपोरेशन वैसे भी शिवसेना के पास कितने सालों से है, तो कितने सालों से है तो झोपड़पट्टी में अगर सुविधा नहीं है तो उसकी भी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? नेचुरली उनके ऊपर जाएगी. तो इसीलिए अगर उन्होंने 1600 करोड़ दिया है तो शुक्रिया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उसका सही उपयोग होगा और जो भी प्लानर है, एग्जीक्यूटर है, उसका सही इस्तेमाल करके लोगों को फ़ायदा देंगे. इसके साथ जाएंगे या स्वतंत्र करेंगे? कौन? आप. मैंने तो 3 ऑप्शन बताया. सर फिर भी महानगर पालिका के आने वाले चुनाव के अवसर पर एमआईएम भी है, एमआईएम में कभी काफी वर्चस्व दिखाई देता है, आघाड़ी भी है, और कहीं ना कहीं ये सब पार्टी बोलती है कि हम जो है तो सेकुलर. तो आपको क्या लगता है आपके पार्टी किसके पक्ष में जाएंगी यहाँ के समीकरण को देखते हैं? नहीं, मैंने तो लिखित रूप से आपके सामने रखा है, मैं कोई ओरली नहीं लेकिन स्टेट. सर स्पष्ट रूप से आघाड़ी के साथ या एमआईएम के साथ? नहीं, आघाड़ी अगर ज़मीन पे उतरती है, क्योंकि आघाड़ी में दिक्कत क्या है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन करके बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 3 बड़ी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, लेकिन टोटल आघाड़ी के हम 13-14 पार्टियाँ हैं, है ना. सत्ता में बैठी हुई 3 पार्टियाँ हैं. अब उसमें शिवसेना तो यहाँ की रूलिंग पार्टी है, अब वो कितनी सीटें दूसरों को देगी, छोड़ेगी, ये बड़ा मुश्किल वाला मामला है. तो ये पेचीदा मामला है थोड़ा, इसलिए महाआघाड़ी बनी. वैसे वो सोच रहे बनाने का, तो बनी तो हम भी उसका हिस्सा होंगे, हमारा शेयर अगर उसमें है तो हम भी उसका हिस्सा होंगे. नहीं बनती है तो मैंने कहा कि जो समविचारी राजनीतिक दल है जो चुनाव मैदान में है उनके साथ शेयरिंग भी होगी. तो हमने ऑप्शंस तो खुले रखे हैं, हम कोई क्लोज डोर ऐसा करके काम नहीं कर रहे, क्योंकि कौन सा इक्वेशन कैसा बनेगा उसके ऊपर निर्भर करता है. सर मान लीजिए अगर आपका मतलब यूति नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में खासकर विशेष हमारे मुस्लिम जो वेट होता है इसमें आप कितने उम्मीदवार खड़े करोगे? एक टोटल 50 का हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 50 तक हम सीटें औरंगाबाद कारपोरेशन में चुनाव लड़ेंगे, उतनी तैयारी करेंगे. और फिर पॉकेट जो चुनना है कि जहाँ हम जीतने के आसार है वही चुनेंगे. फिर वो कौन सा समाज है वो एक सेकेंडरी मुद्दा होता है, लेकिन जहाँ पार्टी का छोटा बहुत बेस है और जीतने के आधार है वही चुनेंगे. सर आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, इसके अंदर सभी समुदाय के लोग हैं. क्या कारण है कि इसके अंदर मुस्लिम जो कार्यकर्ता है, ये पदाधिकारी है, ये ज्यादा स्तर पे दिखाई नहीं देते? ये बड़ा सवाल है. अभी देखो आजकल कांग्रेस में भी मुस्लिम कार्यकर्ता दिखाई नहीं देते, जो पहले 5 साल पहले 10 साल पहले दिखाई देते थे. अब मुस्लिम कौम या समाज एक अपना अलग राजनीतिक रास्ता अख्तियार करना चाहती है, यह हकीकत है, क्योंकि उनका जो सेटिस्फैक्शन इतर अन्य दलों से जो होना चाहिए था वो नहीं हो गया, चाहे पार्टी ए हो या पार्टी बी हो. और इसलिए एमआईएम महाराष्ट्र में बढ़ रही है. एमआईएम का जो मौका मिल रहा है वो उसी कारण मिल रहा है, इसीलिए एमआईएम बढ़ रही है. नहीं तो एमआईएम ने ऐसा कौन सा काम मुसलमानों के लिए किया ताकि मुसलमान उनको वोट दे?
ऐसा तो कोई नेशनल लेवल पे ना कोई बड़ा काम है, क्योंकि उनकी एंट्री ही महाराष्ट्र में अभी की है। या इवन सचार कमीशन की बात कर लो, सचार कमीशन की बात अपने एमआईएम के सुलेमान जी, इन्होंने स्टेटमेंट के अलावा उसके लिए कोई आंदोलन नहीं किया है आज तक। ये भी सच्चाई है। मेरे भी अच्छी दोस्त है, हम भी यवतमाल में मिलके चुनाव लड़े थे लास्ट टाइम, लेकिन स्टेटमेंट के अलावा उन्होंने भी कोई ऐसी आंदोलन करके सच्चार कमीशन लागू होना चाहिए। महाराष्ट्र में रहमान कमीशन, प्रोफेसर रहमान कमीशन जो महाराष्ट्र का है, वो लागू होना चाहिए। कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मैंने जो मुद्दा उठाया कि मराठों का आरक्षण तो पहले मुंबई उच्च न्यायालय ने कैंसिल किया था, तब मुस्लिमों का 5% ओके किया था। जो ओके किया है उसको तो फॉलो करो ना। वो भी महाराष्ट्र में कोई फॉलो नहीं करता है, चाहे एमआईएम हो या और कोई हो। तो इसलिए जैसे जैसे धीरे धीरे, और हम लोगों की पार्टी एक मर्यादा है, हम मार्केट ओरिएंटेड पार्टी लोग नहीं हैं, हम थोड़े मूवमेंट मिशन ओरिएंटेड लोग हैं। तो इसलिए जो प्रोफेशनल राजनीति करते हैं वहाँ मार्केट थोड़ा बड़ा लगता है हमेशा, और जो मूवमेंट वाले मिशनरी पॉलिटिक्स करते हैं उन लोगों को समय लगता है। तो ये कड़वी सच्चाई। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसा आपने कहा कि आदिवासी जो लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, जो जमीन के ऊपर सबको जमीन का हक मिलना चाहिए, महाराष्ट्र में विशेषकर मराठवाड़े के अंदर वक्फ की बहुत जमीनात है, और मुस्लिम समाज ये महसूस करता है कि हमको अदर पार्टी का समर्थन मिलना चाहिए ताकि वो वक्फ की जमीन का सही लाभ उनको मिल सके। तो आपकी इसमें क्या भूमिका है पार्टी? मराठवाड़ा में या महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की भी ज़मीनें हैं, महार वतन की भी ज़मीनें हैं, गायरान की भी ज़मीनें हैं, और ये तीनों के ऊपर बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट भी है। वो इंक्रोचमेंट हटना चाहिए, और जो हकदार लोग हैं, समाज है, उन लोगों को वो मिलना चाहिए। ये भी बात कितनी पार्टियां उठाते हैं, ये भी बड़ा मामला है। छोड़िए कौन सी पार्टी कौन से समाज की है, लेकिन ये भी बात उठाने वाले कितने दल हैं महाराष्ट्र में। हमारी ये भूमिका है, मैंने साफ की, गायरान हो, महार वतन की ज़मीनें हो या वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हो, उसका तो एक स्टेटमेंट मैंने मेरे पार्टी के दूसरे पत्रक में निकाला है, आज नहीं है मेरे पास। मैंने उसमें डिटेल दिया है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें में भी जिसने भी हड़प की है, महार वतन की ज़मीनें जिसने भी हड़प की है, गायरान की ज़मीनें, क्यों? इसीलिए तो ये जो इनक्रोच करने वाले लोग हैं, उसके ऊपर अतिक्रमण करने वाले लोग हैं, वो तो गैरकानूनी है। अदालत में मामले सालों से पड़े हैं, तो जिनका हक है उनको मिलना चाहिए। आपके इलेक्शन लड़ने से रिपब्लिकन पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कौन सी रिपब्लिकन पार्टी? बाबा से वंचित बहुजन आघाड़ी। हाँ, बहुत वंचित है क्या अभी भी औरंगाबाद में? उनकी भी तैयारी चालू है। हाँ, वो चुनावी पार्टी तो है। इलेक्शन लड़ने से उनको काफी नुकसान होने की आशंका है। वैसे पिछली बार मैं बीएसपी का प्रभारी था इस यहाँ औरंगाबाद कारपोरेशन के समय में 2014 में, तब भी प्रकाश आंबेडकर जी लड़े थे, उनका शायद खाता नहीं खुला था, और तब मैं बीएसपी का प्रभारी था, तो शायद 5 या 6 सीटें हमारी आई थी। तो हर एक पार्टी को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे किसकी भी पार्टी हो। वंचित बहुजन आघाडीसोबत युती करणार का सर आपण असा प्रस्ताव आला? बालासाहेब कधी कुणाशी युती करत नाही, ते एकला चलोवाले आहेत। असा प्रस्ताव आला तर आपण काय सांगू? प्रस्ताव आल्यावर मग आपण विचार करू, बरं सर, औरंगाबादसाठी क्योंकि लोकसभा के पहले मेरी 2 मीटिंगें उनके साथ हो चुकी है। औरंगाबादसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत 50,000 घरांची मंजुरी झाली होती सांगा, पण आता ग्राउंडवर तसं काही दिसत नाही। म्हणजे ग्रामीण भागामध्ये घरकुलाची प्रगती दिसती, ती शहरात दिसत नाही। या प्रश्नावर तुम्ही हायलाइट करणार आहे का? मी मागाशीच म्हणालो की जे बेसिक जनतेसंबंधीचे मुद्दे आहेत, तुम्ही जसं हे प्रधानमंत्री आवास योजना काढलं, रमाई घरकुल योजना आहे, किंवा दादासाहेब गायकवाड जमीन वाटप योजना आहे, या ज्या काही महाराष्ट्र शासन किंवा केंद्र सरकारच्या इवन स्टार्टअप प्लॅनच्या अंतर्गत सुशिक्षित बेकारांना लोन देण्याच्या योजना आहेत, पेपरवरती लोन द्यायची योजना सांगतात, आणि बँकेत गेले तर बँकवाले ह्यांना बिलकुल उभे करत नाहीत। तर हे जे काही फसवेगिरी चाललेली आहे,
म्हणजे लोकांना पेपरवरती सांगायचं की आमच्या केंद्र सरकारच्या एवढ्या योजना फार चांगल्या आहेत, राज्य सरकारने सांगायचं आमच्या योजना चांगल्या आहेत, आणि वास्तवमध्ये मात्र त्याची जेव्हा आपण अंमलबजावणी तपासतो त्यातला ढोबळपणा दिसतो. दादासाहेब गायकवाड जमीन वाटप योजना ही अगोदरच्या कालखंडातली आहे, म्हणजे याच्या पूर्वीच्या देखील होती, पण अनेक कलेक्टरांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. आजही करतायत. बरं, काही ठिकाणी ते जमीन वाटप नाही करताना त्यांना येत नाही तर ते म्हणतात की ज्याला जो भूमी नाही त्याला सांगतात तूच जमीन शोध. आता तो जमीन कुठून शोधणार हो? म्हणजे हे काम सरकारचं आहे, ते काम सरकार करायला तयार नाही. त्यामुळे योजनाचा गोषवारा भरपूर होतो, केंद्र असो राज्य असो, त्याचा प्रामाणिकपणाने पाठपुरावा होत नाही, आणि त्यामुळे जमिनीवर त्याची हकीकत वेगळीच असते. सर, बीजेपी ने जो बिल निकाला किसानों के फायदे के लिए, ऐसा उनका बोलना है, आप उसका समर्थन करते हैं क्या? नहीं, हमने तो विरोध किया है, मैंने उसका भी पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि सीधे सीधे इन तीनों बिलों का मकसद सीधे सीधे उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाना है. सीधे वो तीनों कानून की कॉपियां हैं मेरे पास. एक बात कमिट करनी है प्रधानमंत्री को कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम जिंदगी भर कम नहीं होने देंगे. तो कानून में सिर्फ वो एक प्रोविज़न बनाना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम नहीं होगी. वो आश्वस्त करने में दिक्कत क्या है? दिक्कत है, मैं आपको समझाता हूँ. अभी आपने पूछा इसलिए, ये रिलायंस का मोबाइल है ना, वो क्या नेटवर्क पहला था, जियो. आपको जियो पहले फ्री मिला, BSNL बंद हुआ. जियो फ्री मिलने से BSNL बंद होने को मदद मिली कि नहीं मिली? मिली ना. वैसे अभी प्राइवेट मंडी शुरू हो जाएगी, तो शुरू में प्राइवेट मंडी सरकारी मंडी से भाव ज़्यादा देगी. तो प्राइवेट मंडी अगर सरकारी मंडी से 2 रुपये भी ज़्यादा देती है तो किसान किधर जाएगा? प्राइवेट मंडी में जाएगा. तो ये 2, 4, 5 साल चलेगा, तो सरकारी मंडी अपने आप बंद पड़ेगी, जैसे BSNL अभी बंद पड़ा ना. महाराष्ट्र के किसान नहीं निकल रहे बाहर, नहीं, इसका एक अलग मामला है. पहला ये मुद्दा है कि मोदी की जो नीति है वो उद्योगपति के लिए है. उनके गोडाउन बनाने पहले बन चुके हैं, अनाज आना बाकी है, फिर स्टोरेज होना बाकी है. फिर इस कानून में कितना आप स्टोर कर सकते हैं उसके ऊपर पाबंदी नहीं. तो अपने देश में कितना फूड अनाज आप स्टोर करते, पहले लिमिटेशन था, अब लिमिटेशन हटा दिया. तो मैं पूरा भारत का गेहूँ खरीद कर अपने गोडाउन में रख दूंगा. होगा क्या परिणाम? कीमतें क्या होगी, मार्केट कितने जाएगा, और फिर मैं बेचूंगा. जब किसान की फसल होगी तो सारा मैं मार्केट में डाल दूंगा, तो किसान की फसल का दाम अपने आप नीचे करेगा. ये बहुत बड़ी साजिश किसानों के खिलाफ है. इसलिए है. रहा सवाल आपका महाराष्ट्र के किसान, तो महाराष्ट्र में किसान आंदोलन ऑर्गेनाइज नहीं है. जो भी है थोड़ा बहुत है, राजू शेट्टी इनके माध्यम से थोड़ा बहुत है. इतना बड़ा ताकतवर आंदोलन महाराष्ट्र में है किधर किसान आंदोलन, इसलिए महाराष्ट्र में आपको ये दिखता नहीं. लेकिन लोगों का मानसिकता का समर्थन है या नहीं, अगर ये हम पूछते हैं तो लगभग सभी लोगों का समर्थन है. सर, आपण महाविकास आघाडीसोबत आहात, परंतु गेल्या 5 वर्षापासून महात्मा फुले विकास महामंडळाला निधी उपलब्ध झालेला आहे. अनेक वर्षापासून त्रस्त आहेत लाभार्थी. त्या संदर्भात आपण काय म्हणतो? ये जब महाआघाड़ी की सरकार जब आई ना, तो वो पहला मामला आया था कि इसके पास तिजोरी में कितना खजाना है. एक्चुअली महाआघाड़ी सरकार ने पहले वाइट पेपर निकालना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं निकाला. कि जब बीजेपी की सरकार थी और वो चली गई, तब महाराष्ट्र के ऊपर कितना कर्जा है, कितना रेवेन्यू है, कितना डेफिसिट है, वो अगर बनाते तो ये आघाड़ी सरकार के लिए फ़ायदेमंद होता.